Good afternoon, students. Welcome again in your zoology class. As in last class, we have started about gametogenesis, and in gametogenesis we start spermatogenesis, that is formation of sperms. So we have completed first part of spermatogenesis, and now we will complete second part of spermatogenesis. As I have told you, the spermatogenesis process is divided into two parts. First is formation of spermatid. Formation of spermatid. This part we have completed, and second part of spermatogenesis, that is differentiation of spermatozoa, or you can say sperm. Okay, so in this video we will continue with our second half part, that is differentiation of spermatozoa. We will complete this part. With completing this part, we have completed our process spermatogenesis totally. So let's start. Okay, we start from here. जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसका लास्ट प्रोडक्ट हमें क्या मिला था, उसकी फर्स्ट जो पार्ट है उसका लास्ट प्रोडक्ट हमें मिला था राउंडेड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटिड. ठीक है, यहाँ तक हमने किया था. अब जो है हम क्या करेंगे, इसे आगे कंप्लीट करेंगे कि स्पर्मेटिड से फंक्शनल इलोंगेटेड स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है. ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ए यूनिक प्रोसेस occur during spermatogenesis. तो इसके अंदर क्या बताया है कि जितने भी स्पर्मेटिड बने थे वो सारे के सारे स्पर्मेटिड जो हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में एक इस तरह से चेन की फॉर्मेशन करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. जैसे कि यहाँ पे लिखा है, डेवलपमेंट मोस्ट लाइकली अकाउंट्स फॉर द सिंक्रोनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन एनी गिवन एरिया ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. मतलब ये है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर वहाँ पे एक लॉन्ग चेन बन जाती है, किसकी, स्पर्म्स की.
ठीक है, उसकी फॉर्मेशन होती रहती है, तो वो जो है वो इकट्ठा होती रहती हैं। तो इसके अंदर तो ये था। अब जो नेक्स्ट है हमारी प्रोसेस, वो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस क्या थी, या जो हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। आप उस प्रोसेस को बोल सकते हो स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये प्रोसेस है जो हमें हाफ कंप्लीट करनी है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस क्या है? सिंपली you can define spermiogenesis is the process in which spermatid undergo morphological changes and converts into spermatozoa और sperm। या आप ऐसे बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ non-motile rounded haploid spermatid into functional motile spermatozoon is called spermiogenesis। तो आपको क्या मतलब क्या समझना है यहाँ पे, कि यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है लास्ट हमारे पास क्या है, स्पर्मेटिड। तो जो स्पर्मेटिड है वो कैसा स्ट्रक्चर था? जो स्पर्मेटिड है वो हमारे पास इस तरह से राउंडेड स्ट्रक्चर था। अब उसके अंदर क्या क्या है? उसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अलावा गोल्गी अपरेटस है, उसके अलावा सेंट्रियोल्स हैं। ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो ये यूज़ होंगी, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं इस राउंडेड स्ट्रक्चर में स्पर्मेटिड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो अब ये राउंडेड स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट होगा? ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है वो कन्वर्ट होगा इस तरह से इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में विच हैविंग ए लॉन्ग टेल। तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो अब क्या चेंजेस हैं, कैसे कैसे होंगे, उस पे चलते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में जो बेसिकली चेंजेस होती हैं वो आप नोट कर लेना साथ के साथ। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ हेड। फॉर्मेशन ऑफ हेड एंड ये जो हमारा फर्स्ट चेंज है डिफरेंशिएशन के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ हेड इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 पार्ट्स। ठीक है, कि जब हेड की फॉर्मेशन होती है तो हेड के अंदर भी 2 चीज़ें बनती हैं। पहला चेंज इन न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस में क्या चेंज आया, और सेकंड फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, कि एक्रोसोम की फॉर्मेशन जो है वो होती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट चेंज है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ हेड is divided into first change in nucleus, second acrosome formation। ठीक है, सेकेंड जो चेंज है वो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ नेक, कि नेक की फॉर्मेशन कैसे हुई। थर्ड जो चेंज है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मिडल पीस। Fourth one is formation of manchet. Manchet is nothing but a type of layer. Formation of manchet. And last change
इज फॉर्मेशन ऑफ टेल। तो ये बेसिकली 5 चेंजेस हैं जो कि स्पर्म की डिफरेंशिएशन के दौरान होते हैं। पहला हेड की फॉर्मेशन होता है। हेड की फॉर्मेशन में 2 पार्ट हैं, चेंज इन न्यूक्लियस एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। सेकंड जो चेंज है वो नेक की फॉर्मेशन होती है। थर्ड चेंज है फॉर्मेशन ऑफ मिडल पीस। फोर्थ वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ मैनचिट एंड लास्ट वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ टेल। ठीक है, तो अब साथ के साथ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे जो है वो क्या चेंज हो रहा है। तो जो हमारा फर्स्ट चेंज है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंज होगा। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है एंड डीएनए इज़ बाउंडेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और जो साथ में जो डीएनए हैं वो चीज़ें प्रेजेंट होंगी, और जो डीएनए है वो क्या होगा, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होगा। क्रोमोसोम्स जो हैं उसके अंदर क्लोजली पैक्ड होंगे। ठीक है, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रिमूव हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो श्रिंक हो जाएगा। तो चेंजेस न्यूक्लियस के अंदर मेनली क्या होगा, श्रिंकेज ऑफ न्यूक्लियस, क्रोमोसोम आर क्लोजली पैक्ड, हिस्टोन प्रोटीन्स आर changed or replaced with ट्रांजिशनल प्रोटीन्स। ठीक है, ट्रांजिशनल प्रोटीन्स में चेंज हो जाएंगी वो ट्रांजिशनल प्रोटीन्स में इस वजह से चेंज होती हैं क्योंकि जो ट्रांजिशनल प्रोटीन है उसके अंदर सिस्टीन अमीनो एसिड बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और आपको पता है कि सिस्टीन अमीनो एसिड जो है वो 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से जब डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी तो डीएनए जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अगर डीएनए कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हो जाएगा वो डीएनए। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले वाटर लॉस हुआ जिसकी वजह से न्यूक्लियस की श्रिंकेज हो गई। दूसरा, क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो ट्रांजिशनल प्रोटीन्स में रिप्लेस हो जाती हैं और वो डाइसल्फाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करती हैं, जिसकी वजह से डीएनए विल कॉम्पैक्ट एंड ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ठीक है, एक और चेंज है इसके अंदर कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ आरएनए है और एसिडिक प्रोटीन्स हैं वो भी एलिमिनेट हो जाती हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस हुए। सेकेंड जो है हमारे पास क्या है, एक्रोसोम फॉर्मेशन। तो एक्रोसोम की जो फॉर्मेशन है वो कैसे होगी, आपको पता है एक्रोसोम क्या होता है। एक्रोसोम कुछ नहीं होता, एक्रोसोम एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो कि कैप की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एक्रोसोम और इसके अंदर एक पार्ट होगा एक्रोसोमल कैप, 2 पोर्शन होंगे। तो एक्रोसोम की फॉर्मेशन कैसे हुई वो आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो एक्रोसोम जो है वो बनेगा बच्चों गोल्गी बॉडी से। ठीक है, एक्रोसोम की जो फॉर्मेशन होगी वो कौन करेगा, गोल्गी अपरेटस करेगा। अब गोल्गी अपरेटस के अंदर क्या क्या चेंज होते हैं ये ध्यान से सुनना कि जो गोल्गी अपरेटस है वो फर्दर किसे मिलके बना होता है। आपको पता है गोल्गी बॉडी जो है वो सिस्टर्नी और वैक्यूल, ये चीज़ें आपने +1 में पढ़ी होंगी जब आप गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ते हो कि गोल्गी बॉडी जो है वो किससे मिलके बनी होती है, सिस्टर्नी, और एक जो है वो दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए वैक्यूल्स। तो सबसे पहले क्या है, जो वैक्यूल्स हैं वो वैक्यूल क्या करेंगे, एग्रीगेशन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वो वैक्यूल्स जो हैं वो क्या है, एनलार्ज हो जाएंगे और वो क्या है, एग्रीगेट होना स्टार्ट कर देंगे। अब जो वैक्यूल्स जब एग्रीगेट होंगे तो क्या होगा, इस तरह से मान लो ये वैक्यूल है, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है, और वो क्या है, एक साथ एग्रीगेट होना स्टार्ट हो रही हैं।
ये वैक्यूल, ये इस तरह से ये वैक्यूल है। तो जब ये इनकी एग्रीगेशन होती है तो एक वैक्यूल यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट होता है और वो जो है वो डेंस कलर की बॉडी होती है, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि जो वन वैक्यूल है प्रेजेंट इन सेंटर एंड फॉर्म्स ए स्मॉल डेंस बॉडी और appears as a small dense body that is called proacrosomal granule। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि ये प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स में वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हुआ कि वैक्यूल्स जो हैं वो चेंज हुए हैं किसके अंदर, प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल में, ठीक है। अब क्या होगा कि जो प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल बना है उसके बाद में जो वैक्यूल्स हैं वो फर्दर उसके अराउंड क्या करेंगे, फ्यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। जब वो इसके अराउंड फ्यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा और जो प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल के अंदर चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बना है वो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल कहाँ पे शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स द अपर पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस है, ये गोल्गी बॉडी है। यहाँ पे आपको पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल है या प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल आप उसको बोल सकते हो। और देखो ये जस्ट अबोव द न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है खुद को शिफ्ट करेगा और जस्ट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे आ जाएगा, यहाँ पे इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे आ जाएगा ये और न्यूक्लियस के अपर पोर्शन में जाके खुद को जो है वो शिफ्ट कर लेगा। तो हमारे पास क्या है, गोल्गी अपरेटस, फिर प्रोएक्रोसोमल ग्रेन्यूल की फॉर्मेशन हुई और उसके बाद में एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। इसने एक्रोसोमिक वेसिकल बोला है क्योंकि क्या हुआ कि जब बहुत सारे वैक्यूल्स फ्यूज़ हो गए तो वो क्या है एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको एक्रोसोमिक वेसिकल बोलते हैं। और एक्रोसोमिक वेसिकल प्लस में एक्रोसोमल ग्रेन्यूल, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्रोसोमल ग्रेन्यूल, ठीक है। ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल जो है वो खुद को इलोंगेटेड न्यूक्लियस के टॉप पे शिफ्ट कर लेता है, ठीक है। वहाँ पे शिफ्ट करने के बाद में क्या होगा, वहाँ पे ये सेपरेट होना स्टार्ट कर देता है, सेपरेट होना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे देखो बच्चे ये एक्रोसोमिक वेसिकल है, एक्रोसोमिक जो है वो ग्रेन्यूल है और ये इस तरह से यहाँ पे इसने खुद को शिफ्ट किया था। अब ये क्या कर रहा है, सेपरेट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से ये सेपरेट हो रहा है, न्यूक्लियस को ये कवर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जब ये न्यूक्लियस को कवर करता है तो ये न्यूक्लियस का सिर्फ हाफ पोर्शन यानी कि यहाँ तक सिर्फ न्यूक्लियस का ये हाफ पोर्शन जो है उसको ही कवर करेगा सेपरेटिंग से, ठीक है। और ये जो हाफ पोर्शन इसने कवर किया है यही क्या बनाती है, इस तरह से एक कैप की फॉर्मेशन कर ली, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। इसके ऊपर जो है ये एक्रोसोमिक ग्रेन्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है और बाकी का मटेरियल इस तरह से एक कैप बना रहा है न्यूक्लियस के ऊपर, इसको कैप फेज या कैपिंग बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्या होगा, इस तरह से ये तो हो गई एक्रोसोम की फॉर्मेशन। एक्रोसोम की फॉर्मेशन के बाद में हमारे पास नेक्स्ट क्या था, फॉर्मेशन ऑफ नेक, जो सेकेंड पोर्शन था हमारे पास में। ये यहाँ पे देख सकते हो एक्रोसोमल फेज इसने कंप्लीट दिखाई हुई है, ये एक्रोसोम है और इस तरह से इसने न्यूक्लियस को जो है वो इस तरह से कवर किया हुआ है, ठीक है। बाकी जो जितनी भी डिटेल है यहाँ पे स्लाइड्स में दे रखी है वो वहाँ से आप रीड कर सकते हो। मैं आपको जस्ट जो है शॉर्ट में बता रही हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए। सेकेंड जो चेंज है वो है फॉर्मेशन ऑफ नेक का। तो फॉर्मेशन ऑफ नेक के लिए जैसे कि हमें पता है कि हेड की फॉर्मेशन थी और हेड की फॉर्मेशन के अंदर एक तो न्यूक्लियस का रोल हो गया और एक्रोसोम की फॉर्मेशन हो गई। तो हमें पता है एक्रोसोम की फॉर्मेशन किसने की, गोल्गी बॉडी ने की। वैसे ही जब नेक की फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर कौन रोल प्ले करेगा, उसके अंदर रोल प्ले करेंगे सेंट्रियोल्स, ठीक है।
सेंट्रियोल्स जो हैं वो रोल प्ले करेंगे। सेंट्रियोल्स जो हैं वो कुछ भी नहीं होते बल्कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, और ये क्या है, स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं जब सेल डिवाइड करती है तो, ठीक है, ये इनका मेन रोल होता है। और 2 सेंट्रियोल जो है एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो दोनों जो है वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये देखो इस डायग्राम के अंदर जो है वो आपको सेंट्रियोल दिखाई दे रहे होंगे, ये एक सेंट्रियोल है, ये सेकंड सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल है। तो जब नेक की फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है कि जो दोनों सेंट्रियोल हैं, वैसे तो इनकी पोजीशन होती है सेल में कि ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के पास में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आप देखोगे कि नेक की फॉर्मेशन करनी है तो ये क्या है, खुद को मूव कर लेते हैं, ठीक है। और मूव करके ये कहाँ जाएंगे, जस्ट अपोजिट टू एक्रोसोम। यहाँ आप देखोगे यहाँ एक्रोसोम की फॉर्मेशन हुई थी, और जस्ट इससे अपोजिट साइड पे सेंट्रियोल जो है वो खुद को मूव कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे अपोजिट साइड पे ही जाके वो क्या करेंगे, नेक की फॉर्मेशन करते हैं। तो नेक की फॉर्मेशन के लिए क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस की यहाँ पे हल्का सा डिप्रेशन प्रेजेंट है, ये वाला जो डिप्रेशन प्रेजेंट है, ठीक है, ये डिप्रेशन प्रेजेंट है। और इस डिप्रेशन के अंदर एक सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा, और इसके जस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे दूसरा सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो न्यूक्लियस के पास वाला है वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो न्यूक्लियस से दूर वाला है वो डिस्टल सेंट्रियोल। तो जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का फंक्शन है कि वो क्या है, यहाँ न्यूक्लियस के डिप्रेशन में लाई करता है, और जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो इससे 90 डिग्री पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लाई करता है। और इनका मेन काम ये है कि जिसमें प्रॉक्सिमल वाला जो है और जो डिस्टल वाला है वो क्या करता है, टेल की फॉर्मेशन करेगा फर्दर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट ये जो डिप्रेशन बन रहा है, इसी डिप्रेशन को हम क्या है, स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये नेक है, स्पर्म की नेक होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पीसी है और जो डीसी है, उसने, ये पीसी है और ये जो डीसी है उसने क्या किया, खुद को इस तरह से अरेंज कर लिया, और ये जो पीसी और डीसी है इस तरह से आगे इलोंगेट होके टेल की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। ये थी नेक की फॉर्मेशन के बारे में। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ मिडल पीस, अगला जो पॉइंट था। मिडल पीस की फॉर्मेशन कौन करेगा, मिडल पीस की फॉर्मेशन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे इसकी सेल के अंदर प्रेजेंट थे, वो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे, नेक के जस्ट बिलो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं इस तरह से, ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपको पर्पल कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद को अरेंज कर रही हैं इस तरह से। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो खुद को अरेंज कर रहे हैं, और वो खुद को अरेंज करके एक स्पाइरल मैनर में अरेंजमेंट शो करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये स्पाइरल मैनर में इस तरह से खुद को अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, आपको पता है इसका काम क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक तो पावर हाउस, एनर्जी सप्लाई करेगा, ठीक है। और उसके अलावा जब ये स्पाइरली कोइल्ड होते हैं तो वो एक शीथ बना लेते हैं, एक कवरिंग बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेबनकर्न। नेबनकर्न इस स्लाइड में यहाँ पे नहीं दे रखी होगी, बट मैं आपको बताऊंगी कि जो नेबनकर्न है वो कहाँ पे होगी। पहले हम टेल पढ़ लेते हैं। तो उसके बाद में अगला जो पॉइंट था वो क्या था हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ मैनचिट, ठीक है। तो मैनचिट जो है मैंने आपको बताया था कुछ भी नहीं होती, सिर्फ जो है क्या होता है, सेल का जो साइटोप्लाज्म था, उस सेल का जो साइटोप्लाज्म जितना यूज़ होना है वो यूज़ हो जाएगा, बाकी उसमें से कुछ
पोर्शन जो है साइटोप्लाज्म का वो एक लेयर बना देता है अराउंड द पेरिफेरी ऑफ एक्रोसोम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैनचिट बोलते हैं। अगर आप जब आप नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी इसका स्पर्म का स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर ये जो चीज़ें हैं वो साफ साफ आपको डायग्राम में शो होंगी। तो जो मैनचिट होती है वो एक्सट्रीमली थिन लेयर होती है जो क्या करती है, एक्रोसोम और न्यूक्लियस के रिमेनिंग पार्ट को कवर करती है। ठीक है, यानी कि वो मैनचिट की जो लेयर है वो एक्रोसोम और न्यूक्लियस के पार्ट को कवर करेगी इस तरह से। यहाँ पे एक और लेयर जो है वो प्रेजेंट होगी। और अब बात आती है नेबनकर्न की। तो नेबनकर्न लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होगी बच्ची, इस डायग्राम में दे नहीं रखा, बट आप जो है वो ट्राई करना समझने की उसको। नेबनकर्न जो है, देखो नेबनकर्न से पहले देखो क्या था कि लास्ट पॉइंट है हमारा टेल की फॉर्मेशन है। तो टेल की फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया है कि टेल की फॉर्मेशन कौन करेगा, डिस्टल सेंट्रियोल कर रहा है। ठीक है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी उसमें हेल्प कर रहा है। तो जो यहाँ पे देखोगे आप डिस्टल सेंट्रियोल है ना, वो डिस्टल सेंट्रियोल इस तरह से एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। उस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ये देखो यहाँ से नेक थी, नेक में प्रॉक्सिमल और जो प्रॉक्सिमल है और जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो प्रेजेंट थे। तो प्रॉक्सिमल यहाँ पे था, डिस्टल यहाँ पे था। तो जो डिस्टल वाला है वो क्या है, एक स्ट्रक्चर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर जो है वो बना रहा है, और उस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एक्सोनीमे बोलते हैं। ठीक है, एक्सोनीमो बोलते हैं उसको, हम एक्सियल फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर एक्सियल फिलामेंट है। और इस एक्सियल फिलामेंट के बाहर क्या होता है, साइटोप्लाज्म खुद को अरेंज कर लेता है। तो साइटोप्लाज्म प्लस में एक्सोनीमी एक्सियल फिलामेंट दोनों को हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि नेबनकर्न कहाँ होगी। अब जो नेबनकर्न है ना, वो एक्सियल फिलामेंट के अराउंड एक एक्स्ट्रा शीट होगी। जो हमने यहाँ पे एक्सियल फिलामेंट देखा है, इस एक्सियल फिलामेंट के अराउंड एक और एक्स्ट्रा शीट होगी यहाँ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, नेबनकर्न बोलते हैं। और उसके बाद में क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या बनाएंगी, टेल बनाती हैं, हम इसको टेल बोलते हैं। आई होप आपको इतना जो है वो क्लियर होगा। अब इसके अंदर एक चीज़ और है जो आपके दे रखी है, वो है एनुलस। क्या होता है, यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा। एनुलस क्या होता है, जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है। एनुलस जो है वो कुछ भी नहीं होता। एनुलस जो है वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका काम क्या है, जिसका काम ये है कि वो दो पीस को जोड़ने का फंक्शन परफॉर्म करता है। मिडल पीस को और जो नेक है उसको कंबाइन करने का फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ आप देख सकते हो इसकी फॉर्मेशन हो रही है एनुलस की, और उसके बाद में एनुलस इस तरह से यहाँ टॉप पे चला गया, और बीच में से जो है ये एक्सियल फिलामेंट यहाँ पे बन रहा है। तो एनुलस का काम है कि ये जो मेन पार्ट हैं इसके स्पर्म के स्ट्रक्चर के, जिसमें से एक पार्ट है टेल और मिडल पीस है, नेक है, हेड है, तो ये क्या करता है, इन पार्ट को और टेल को आपस में जोड़ने का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इस तरह से सारे पार्ट जो हैं वो कनेक्टेड हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ के अंदर हमने पहला पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ हेड। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, फर्स्ट चेंजेस इन न्यूक्लियस, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सेकंड एक्रोसोम की फॉर्मेशन जो गोल्गी बॉडी से होती है। सेकेंड पॉइंट था फॉर्मेशन ऑफ नेक, जिसके अंदर सेंट्रियोल्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं। थर्ड फॉर्मेशन था मिडल पीस, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रोल प्ले करते हैं। फोर्थ था मैनचिट की फॉर्मेशन, जो कि रिमेनिंग साइटोप्लाज्म से बनती है, एक कवरिंग अराउंड पेरिफेरी ऑफ एक्रोसोम। और जो लास्ट पॉइंट था वो था टेल की फॉर्मेशन, जो कि कहाँ से, डिस्टल सेंट्रियोल जो है वो टेल प्रोवाइड करता है एज ए एक्सियल फिलामेंट और एक्सोनीमी। तो इस तरह से जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो आपकी हो जाती है कंप्लीट यहाँ पे। अब उसके अलावा एक छोटी सी डेफिनेशन है और ये पेपर में आ भी जाती है, दैट इज़ स्पर्मिएशन।
स्पर्मिएशन प्रोसेस क्या होती है? तो स्पर्मिएशन प्रोसेस की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है। स्पर्मिएशन प्रोसेस हम बोलेंगे कि मैच्योर स्पर्मेटोजोआ रिलीज फ्रॉम द प्रोटेक्टिव सर्टोली सेल्स इनटू द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। इसको मैं आपको सेकंड वे में बताती हूँ। अब इस डायग्राम पे आ जाइए कि जो सर्टोली सेल्स हैं, आपको पता है सर्टोली सेल्स का काम क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड करने का मेन, और भी फंक्शन है इसके बताऊंगी। तो यहाँ पे देख सकती हो ये सर्टोली सेल है, ये सर्टोली सेल है। अब सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड होते हैं क्या? डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ, क्योंकि सर्टोली सेल उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो स्पर्मिएशन क्या हो गई कि सर्टोली सेल से स्पर्म्स का माइग्रेट करना कहाँ पे? टुवार्ड्स द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये ल्यूमन होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, जो बीच वाला पोर्शन है। तो सर्टोली सेल से स्पर्म्स का टुवार्ड्स द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मूव करना ही क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। ये छोटी सी डेफिनेशन थी स्पर्मिएशन की। उसके बाद में इसके साथ में ही हमारा अगला जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ सब टेस्टिकुलर सेल्स इन गैमेटोजेनेसिस। यहाँ आप देख सकते हो रोल ऑफ सब टेस्टिकुलर सेल्स इन गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले तो ये कि सब टेस्टिकुलर सेल्स जो हैं वो होती क्या हैं। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि टेस्टिकुलर का मतलब टेस्टिस से रिलेटेड है। यहाँ पे ये टेस्टिस से रिलेटेड है, लेकिन इन सेल्स का नाम ही सब टेस्टिकुलर सेल्स हैं। ये जो सब टेस्टिकुलर सेल्स हैं और कुछ भी नहीं होती, बल्कि क्या होती हैं? टाइप ऑफ सेल होती हैं जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं टेस्टिकल्स में। ये टेस्टिकल्स में स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, सब टेस्टिकुलर सेल कहलाएंगी। ऐसे ही जो हमारा नेज़ल चैम्बर है और जो हमारा नेज़ल एपिथेलियम है, वहाँ पे भी सब टेस्टिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इनका नाम जो है वो हर जगह क्या रहेगा? सब टेस्टिकुलर सेल्स ही रहेगा। और इनका मेन काम क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती हैं किसी भी ऑर्गन को, किसी भी स्ट्रक्चर को। ठीक है। और यहाँ पे जो हमें सब टेस्टिकुलर सेल जो है वो पढ़नी है वो है हमारे पास सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स आर टाइप ऑफ सब टेस्टिकुलर सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ल्यूमन में तो आप नहीं बोल सकते, मेनली अगर हम उसकी भी अगर एनाटोमी देखें तो जो सब टेस्टिकुलर सेल्स हैं और सर्टोली सेल्स और नर्स सेल भी इनका नाम है, ये क्या है? पिरामिड शेप की सेल होती हैं। और जो जर्मिनल एपिथेलियम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि जो सर्टोली सेल्स हैं वहाँ से स्पर्म्स मूव करते हैं टुवार्ड्स ल्यूमन, तो वो ल्यूमन की तरफ जाएंगे, तो ल्यूमन की साइड जो है वो सर्टोली सेल प्रेजेंट नहीं होगी। ये मिस्टेक है। तो ये सर्टोली सेल कहाँ प्रेजेंट होगी? आपको याद रखना है, सर्टोली सेल प्रेजेंट होंगी इन बिटवीन द सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है। तो ये तो होगी इनकी पोजीशन की बात। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इस डायग्राम में आपको सारी चीज़ें जो हैं वो शो की हुई हैं। जैसे फर्स्ट पे क्या है? जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट पे है बेसल लैमिला, ये जो आपको येलो कलर का दिखा रहा है। सेकंड पे क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो चीज़ है ये क्या बनाएगी? जर्मिनल एपिथेलियम बनाएगी। और जर्मिनल एपिथेलियम यानी कि जो जर्म सेल हैं, उन्हीं में से कुछ सेल कैसे बिहेव करती हैं? स्पर्म मदर सेल और स्पर्मेटोगोनिया की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है। तो सेकंड पे स्पर्मेटोगोनिया आपको दिखाई दे रही हैं। अभी जो स्पर्मेटोगोनिया है, जो जर्मिनल एपिथेलियम है, यहीं पे मैंने आपको बताया कि क्या प्रेजेंट होंगी? सर्टोली सेल। तो ये जो आपको शो हो रखी है ये है सर्टोली सेल। कितने नंबर पे है ये? 7 नंबर पे। ठीक है। उसके अलावा जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ है, ये तो आपको पता है कि स्पर्मेटोगोनिया के बाद में
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, राउंडेड स्पर्मेटिड बनेंगे, फिर मैच्योर स्पर्मेटिड यानी कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी। ये चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं। तो ये सर्टोरली सेल की पोजीशन थी। 8th इसमें जो है वो टाइट जंक्शन दिखा रखे हैं, ये वाला, यानी कि यहाँ पे जो टाइट जंक्शन का मतलब है यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है सेल्स के बीच में। और ये टाइट जंक्शन किसका? ब्लड का, ठीक है, ब्लड का बैरियर है ये। तो ये तो सर्टोली सेल की पोजीशन थी। अब इनको हम सब टेंटिकुलर सेल्स भी बोल देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, और सब टेस्टिकुलर सेल्स भी बोल देते हैं, ठीक है। अब जो आपकी बुक में है वो ये मेन पॉइंट है कि जो सर्टोली सेल्स हैं उनकी डेवलपमेंट की डिटेल नहीं पढ़नी, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि उनकी डेवलपमेंट कहाँ से होती है। तो जो सर्टोली सेल हैं उनकी डेवलपमेंट को डायरेक्ट करने के लिए एक प्रोटीन है और उसको हम बोलते हैं TDF फैक्टर, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ठीक है। ये प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है बच्चे? ये प्रोटीन होती है मेल के Y क्रोमोसोम पे लोकेटेड होती है, ठीक है। मेल के Y क्रोमोसोम पे ये प्रोटीन जो है लोकेटेड होती है। इस प्रोटीन को एनकोड करने के लिए जो जीन होता है वो जीन है कौन सा? SRY जीन, ठीक है, SRY जीन। SRY फुल फॉर्म सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y, ठीक है, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y जीन, जो कि कहाँ पे लोकेटेड होगा? Y क्रोमोसोम पे। और वो किसकी डेवलपमेंट को डायरेक्ट करेगा? टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर प्रोटीन, ठीक है। और वो इंटरन किसकी डेवलपमेंट को देखेंगे? सर्टोली सेल के डेवलपमेंट को देखेंगे। और भी आपको इसको इजी करना है तो जैसे कि क्या है, Y क्रोमोसोम, क्या है इसके पास? Y क्रोमोसोम के पास है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन प्रोटीन Y, ठीक है। वो रीजन, उस रीजन में क्या है? SRY जीन, ठीक है, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन जीन, सेम ही रहेगा नाम। अब ये जीन क्या करते हैं? ये जीन कोड करते हैं और क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। उस प्रोटीन का नाम क्या है? TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। वो TDF प्रोटीन किसकी फॉर्मेशन करेगा? सर्टोली सेल्स की। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये सर्टोली सेल की डेवलपमेंट के बारे में था, ठीक है। अब जो आपकी बुक में है वो है सर्टोली सेल के फंक्शन। सर्टोली सेल के फंक्शन क्या है? सर्टोली सेल के बेसिकली 3 फंक्शन हैं। उसका सबसे प्राइमरी फंक्शन तो है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स, ठीक है। उसका प्राइमरी फंक्शन है डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। उसका सेकेंड फंक्शन है एक्ट्स एज ए फैगोसाइट। फैगोसाइट की तरह क्या करेगा वो? कि जो रेजिडुअल साइटोप्लाज्म था उसको कंज्यूम करने का फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। उसका थर्ड फंक्शन है सिक्रीटरी इन नेचर, ठीक है। अब ये जो थर्ड फंक्शन है ना, सिक्रीटरी इन नेचर, तो ये क्या सिक्रीट करेगा? फर्स्ट ये सिक्रीट करेगा
AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। मैंने आपको बताया मुलेरियन डक्ट्स होती हैं जो एक्सक्रीटरी होती हैं फंक्शन में। तो जो डेवलपिंग फीटल लाइफ है, जो अर्ली स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, वहाँ पे क्या है, एंटी मुलेरियन हार्मोन जो है उसको सिक्रीट करवाता है। कौन सिक्रीट करवाता है उसको, अभी मैंने आपको बताया सर्टोली सेल्स का फंक्शन है, ठीक है। तो AMH हार्मोन सिक्रीट करवाती है सर्टोली सेल्स इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ फीटल लाइफ, ठीक है, मेल एम्ब्रियो में। सेकेंड उसका फंक्शन है कि वो 2 एंटागोनिस्टिक प्रोटीन भी सिक्रीट करती है। वन इज़ इनहिबिन एंड वन इज़ एक्टिविन। इनका काम क्या है, इनका काम है कि ये FSH के सिक्रीशन को रेगुलेट करती हैं। इनहिबिन जैसे इनहिबिट करेगी FSH के सिक्रीशन को, और एक्टिविन जैसे एक्टिवेट करेगी FSH के सिक्रीशन को। थर्ड जो है वो क्या सिक्रीट करती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP, या आप इसको टेस्टोस्टेरोन बाइंडिंग प्रोटीन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये जो ABP या टेस्टोस्टेरोन बाइंडिंग प्रोटीन है, ये क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करती है, और वो जो है आपको पता है फिर स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो ये सारा का सारा था टेस्टिकुलर सेल्स के रोल के बारे में। अब यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा डाला है, वो ये है कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा होगा TS ऑफ टेस्टिस। शायद ये आपके प्रैक्टिकल में भी है कि आपको स्लाइड्स देखनी है, जो ट्रांसफर सेक्शन है तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इसको अच्छे से पहचान लेना। कुछ इस तरह से दिखाई देगा स्लाइड्स में TS टेस्टिस का। अब इसके अंदर भी सारी चीज़ें वही हैं कि फर्स्ट नंबर पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटोसाइट्स हैं, स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल्स हैं, और माइक्रो फाइब्रोब्लास्ट, लीडिंग सेल्स एंड कैपिलरीज एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा जो भी दे रखा है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें। अब ये डायग्राम आपको शो करने का मेरा मोटिव ये था कि क्या होता है कि सर्टोली सेल्स जो हैं वो, और जो जर्मिनल एपिथेलियम की जर्म सेल्स हैं वो स्लाइड्स में ना एक जैसी ही दिखाई देती हैं। तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स हैं और जो सर्टोली सेल है, हम उसको डिफ्रेंशिएट इस तरह से कर सकते हैं कि सर्टोली सेल्स के पास में डार्क न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस नहीं होता इसमें वेल डिफाइंड, न्यूक्लियोलस होता है। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोलस का क्या मतलब है कि जब क्रोमेटिन मटेरियल जो है इज़ नॉट प्रोटेक्टेड और बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वो एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस जो है, अगर आप स्लाइड में हम देखते हैं स्टेन करने के बाद में, तो वो हमें एक डार्क कलर का पैच ही दिखाई देता है, ठीक है। तो ये मेरा मेन मोटिव था कि हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सर्टोली सेल और जर्मिनल एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, उनको। और ये जो TS है वो आप अच्छे से देख लेना, आपके प्रैक्टिकल में होगा सिलेबस में, तो आपको दिखाया जाएगा। तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं ओवर करते हैं। उसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो हम सेकंड प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ oogenesis, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और भी आपकी बुक में, वो है फैक्टर कंट्रोलिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पे 2 फैक्टर हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं। पहला फैक्टर है इन्वायरमेंटल फैक्टर और सेकंड फैक्टर है फिजियोलॉजिकल फैक्टर। तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर में टेम्परेचर और लाइट उसका इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि आपको पता है कि जो स्क्रोटम है वो एब्डोमिनल कैविटी से बिलो क्यों लाई करता है, क्यों? क्योंकि जो स्पर्म की फॉर्मेशन है उनको टेम्परेचर कम चाहिए, जो बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 और 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। इस वजह से जो स्क्रोटम है वो एब्डोमिनल कैविटी से बिलो लाई करते हैं परमानेंटली,
और वुमेन मेल्स के अंदर टेस्टिस जो है वो परमानेंटली लाई करती हैं स्क्रोटम के अंदर। वो जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में ना प्रेजेंट होते ना वो माइग्रेट करते। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, सीजनली ब्रीडिंग एनिमल्स के अंदर जो है वो परमानेंटली एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, बट जो ह्यूमन बींग्स हैं, कुछ मैमल्स हैं, उनके अंदर जो है वो टेस्टिस हमेशा स्क्रोटम में ही लाइव करते हैं, क्योंकि उनको उस टेम्परेचर की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसमें टेम्परेचर और लाइट का है। सेकंड जो है वो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर में मैंने आपको बता दिया कि जो हार्मोन्स हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होते हैं, दो हैं मेनली, एक FSH और एक टेस्टोस्टेरोन। वो क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं। तो यहाँ पे आपका आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।